Hello everyone, welcome to all in my YouTube channel Chem Master by नीरज महाजन। Students, as you know now September month आ गया है, सभी के हम एग्जाम्स हमारे शुरू होने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें टेंशन किस बात की है, हमारे प्री बोर्ड्स की है। तो प्री बोर्ड्स के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ ऐसा मेथड चाहिए जिससे हम हर चैप्टर को बहुत क्विकली रिवाइज कर सकें। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को बहुत शॉर्ट उसमें आपको रिवाइज करवाया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। आप इसको बहुत थोड़े टाइम इंटरवल में बहुत ज्यादा क्विक ग्रास्पिंग कर सकते हो। तो वीडियो देखने के बाद इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो फर्स्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एज द नेम सुजेस्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमें क्या बताती है, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय द केमिकल रिएक्शंस। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? इट इज द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज सेड टू बी द कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस से रिलेटेड हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो आप लोअर क्लासेस में भी आपने शायद 9th-10th में आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में ये टर्म्स शायद पढ़ी रहेंगी। तो सबसे पहले हम डिस्क्राइब करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है हमें? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट अप्लाइड थ्रू इट। सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी के साइन हटाते हो, V इज इक्वल टू I R। नाउ व्हाट इज R? R इज द रेजिस्टेंस। अब किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या होती है? इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। जो चीज करंट को फ्लो होने में कुछ रुकावट, ठीक है, कुछ बाधा डालती है, दैट इज सेड टू बी द डिस्ट्रक्शन। सो रेजिस्टेंस क्या है? इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। सो इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ओम। आर इज इक्वल टू, हम रो रेजिस्टेंस को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। आपका जो करंट है वो किसी ना किसी कंडक्टर में से पास हो रहा है, जिसकी कुछ लेंथ भी रहेगी, जिसका कुछ एरिया भी रहेगा। सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। उस कंडक्टर की लेंथ हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, एरिया हम सेंटीमीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। नेक्स्ट टर्म इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहां से आई? दैट इज द रो। दिस रो इज सेड टू बी द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। नाउ रो इज इक्वल टू, यहां से हमने रो का एक्सप्रेशन निकाला है, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। Now R is expressed in ohm, area in centimeter square and length in centimeter। अगर आप इसको सॉल्व करते हो, so what are the units of specific resistance? It is ohm, centimeter. Next term is conductance. Conductance is expressed in symbol G. अब conductance क्या है? It is a reverse of resistance. Resistance क्या है? It is obstruction. Conductance क्या है? It is a ease. कितनी आसानी से हमारे कंडक्टर में से करंट पास हो जाता है, that is said to be the conductance. So it is a reverse of resistance. अगर हम रेजिस्टेंस को ओम में एक्सप्रेस करते हैं तो कंडक्टेंस को किस में एक्सप्रेस करेंगे हम? ओम इनवर्स। नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का सिंबल होता है K एंड कंडक्टिविटी इज रिवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। K इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। तो यहाँ पर हमने रो का एक्सप्रेशन लिखा है, रो किसके बराबर थी हमारी? आर ए अपॉन एल। तो यहाँ पर हमने सारा सॉल्व करा है। सो K इज इक्वल टू G L अपॉन A। तो यहाँ पर इसकी यूनिट्स क्या आई है हमारी? ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। सो नेक्स्ट टर्म इज मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल क्या है हमारा? लैम्डा एम। क्या होती है मोलर कंडक्टिविटी? इट इज अ कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन। इसको हम इसका एक्सप्रेशन क्या है? मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन सी। के क्या है आपकी? कंडक्टिविटी, जिसको हम कापा भी बोलते हैं। एंड इसकी यूनिट्स क्या आती हैं आपकी? ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर, मोल इनवर्स। सो बच्चों ये आपकी कुछ टर्म्स ही जो हमारी कंडक्टेंस से रिलेटेड हैं, और ये सारी की सारी टर्म्स आपकी एमसीक्यूज पॉइंट्स ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इनकी यूनिट्स तो आपको आती ही आती हैं। तो ये तो आपकी टिप्स पर होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कंडक्टेंस की। तो कंडक्टेंस दैट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी चीज की मूवमेंट, उसी को हम कंडक्टेंस बोलते हैं ना। तो कंडक्टेंस इज ऑफ टू टाइप्स। इट इज ऑफ कौन कौन सी दो टाइप्स है? मेटालिक एज वेल एज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। जो आपकी मेटालिक कंडक्टेंस है, इसमें कंडक्टेंस कंडक्शन किसकी वजह से होती है? इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड जो आपकी मेटालिक कंडक्टेंस है, इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्या है? इसमें जो कंडक्शन होती है, इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस। इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे, इसमें आयंस आएंगे। एंड जो आपकी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन है, इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर।
ये इन दोनों में से आपको क्वेश्चन आता ही आता है, या तो आपको एमसीक्यूज में आएगा या आपको इनके डिफरेंसेस भी आ जाते हैं। सो ये तो हमारी कुछ बेसिक टर्म्स थी कंडक्टेंस से और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज लास्ट टाइम भी हमारा एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, व्हाट इज कोलार्च लॉ। अब कोलार्च लॉ क्या कहता है? द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट in the solution is the sum of contribution of cation and anion in the solution। आप जो भी इलेक्ट्रोलाइट लेते हो, when it dissociates into its cations as well as anion। तो हमारे उस इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी रहेगी, उसमें कैटायन और एनाइन जो है वो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन करते हैं और उनकी सेम कंट्रीब्यूशन रहती है। तो इसका एक्सप्रेशन क्या रहा हमारा? द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू V plus lambda naught plus V minus lambda naught minus। ये जो V है इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कैटायंस और लैम्डा नोट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कंडक्टिविटी ऑफ कैटायंस। V नेगेटिव जो हमने लिखा है माइनस का साइन रखा है, ये क्या है? हमारे नंबर ऑफ एनायंस। एंड लैम्डा नोट नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा कंडक्टिविटी ऑफ एनायंस। Now what are the applications of Collatz law? First, it is used to measure the conductivity of weak electrolyte। Otherwise हम weak electrolyte की conductivity measure नहीं कर सकते। But with this we can। कैसे? Suppose हमारे पास है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड इज वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर मुझे उसकी कंडक्टिविटी मेजर करनी है तो मेरे पास कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी मुझे पता होनी चाहिए। तो किन किन की कंडक्टिविटी मुझे पता होनी चाहिए? तो अगर आपको एसिटिक एसिड की डिटरमिन करनी है तो आपको सोडियम एसीटेट प्लस HCl, अगर आप इन दोनों की कंडक्टिविटी वैल्यूज को ऐड करते हो और उसमें से NaCl की कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी को सब्ट्रैक्ट कर देते हो, you will get the conductivity of your weak electrolyte, that is acetic acid। Next, it is used to calculate the degree of dissociation of weak electrolyte। कैसे? उसका एक्सप्रेशन है अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा C अपॉन लैम्डा नॉट, दैट इज द मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन द मोलर कंडक्टिविटी एट infinite dilution। थर्ड एप्लीकेशन क्या है? इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। डिसोसिएशन कांस्टेंट का एक्सप्रेशन, इसका सिंबल होता है K। K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है? इट इज यूज्ड टू डिटरमिन द सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। कुछ सॉल्ट जो कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट और पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट। उनकी हम सॉल्युबिलिटी कैसे डिटरमिन करते हैं? K into 1000 upon molar conductivity at infinite dilution। So these are the 4 applications of Collatz law। So very important law। इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, अच्छी तरह से डेफिनेशन आनी चाहिए। एंड दीज आर द एप्लीकेशन, और इनसे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल्स हैं ऑल 4। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके एमसीक्यूज में आते ही आते हैं। क्लियर? 1 मार्क के न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं और कई बार तो आपको 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है जिसमें ये आपको सारी ही चीजें निकालनी होती हैं। ठीक है? सो काइंडली इसको बहुत अच्छी तरह से आपने करना है। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है? इट कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल्स। इसमें 2 बीकर होते हैं, ये मैंने यहाँ पर 2 बीकर बनाए हैं, सेपरेट 2 बीकर होते हैं। एक में हमने ले लिया है, अब ये सेपरेट 2 बीकर क्यों लिए हैं? एक बीकर में आपकी ऑक्सीडेशन होगी और एक में आपका रिडक्शन होगा, इसलिए हमने इसको क्या बोला है? हाफ सेल। कि कंप्लीट रिएक्शन एक ही बीकर में नहीं होता है, एक में ऑक्सीडेशन होती है और एक में रिडक्शन। जिसमें ऑक्सीडेशन होती है उसको हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते हैं, जिसमें रिडक्शन होती है उसको हम रिडक्शन हाफ सेल बोलते हैं। तो भी हम अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ली है हमने जिंक एंड कॉपर। तो जिंक कॉपर सेल को हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं, हम डेनियल सेल भी बोलते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने 2 बीकर्स लिए हैं, एक में मैंने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन डाला है, एक में मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला है। जो जिंक सल्फेट वाला बीकर है उसके अंदर जिंक की रॉड डिप करी है, कॉपर सल्फेट वाले के अंदर हमने कॉपर की रॉड डिप करी है। और यहाँ पर एक यू ट्यूब इन्वर्ट करके मैंने यू ट्यूब दोनों बीकर्स के अंदर फिट कर दी है, दैट इज अ इन्वर्टेड यू ट्यूब। इस इन्वर्टेड यू ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के अंदर में हम कोई भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले सकते हैं। कौन कौन से सैचुरेटेड सॉल्यूशन आप ले सकते हो? इनमें से KCl का ले सकते हो, KNO3 का ले सकते हो, एंड 1 मोर अमोनियम नाइट्रेट भी आप ले सकते हो। ठीक है? तीनों में से आप कोई भी ले सकते हो। फिर हमने इसको सर्किट कंप्लीट कर दिया है, सेल से ज्वाइन कर दिया है, एमीटर फिट कर दिया है। तो जब आपने सर्किट कंप्लीट किया, आपने क्या देखा? जिंक रोड जो है इट लूजेस इट्स वेट एंड कॉपर रोड इज गेनिंग इट्स वेट, मींस जिंक इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन एंड कॉपर इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन। सो जिंक एक्ट एज एनोड, copper act as cathode। So this is called our oxidation half cell and this is called as reduction half cell।
तो क्या क्या रिएक्शन हो रहे हैं हमारे, जिंक इज लूजिंग इट्स वेट मीन जिंक इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन एंड कॉपर इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। सो ओवरऑल रिएक्शन हमारा क्या हो रहा है, जिंक प्लस Cu2 पॉजिटिव गिव राइज टू Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। अब यहाँ पर हमें ये सॉल्ट ब्रिज जिसको बोला है करता क्या है, सॉल्ट ब्रिज के दो फंक्शंस हैं। फर्स्ट, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका सॉल्ट ब्रिज है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस, ये आपको 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है, ये आपको 1 मार्क्स में भी आएगा। फर्स्ट, इट कनेक्ट्स द सॉल्यूशन ऑफ टू हाफ सेल्स। सेकेंड, इट मेंटेन्स द न्यूट्रलिटी ऑफ टू हाफ सेल्स। ये दोनों सॉल्यूशंस जो हमने लिए हैं इनको न्यूट्रल रखता है। कैसे, जब आप रिएक्शन कर रहे हो आपका जिंक जो है वो Zn2 पॉजिटिव में चेंज होता जा रहा है। अगर Zn2 पॉजिटिव में चेंज होता जा रहा है मींस आपके सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, और इधर कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर के ऊपर डिपॉजिट होता जा रहा है, तो आपके सॉल्यूशन के अंदर सल्फेट आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। तो एक तरफ पॉजिटिव आयन बढ़ रहे हैं, एक तरफ नेगेटिव आयंस बढ़ रहे हैं। जब बहुत ज्यादा ऐसे हो जाएंगे तो हमारी सेल जो है काम करना बंद कर देगी। इन दैट कंडीशन, इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट कंडीशन, हम सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं। तो ऐसा कि होता है जब, तो यहाँ से अगर किसी को पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव ज्यादा एक्यूमुलेट हो गए हैं तो Cl नेगेटिव यहाँ पर आ जाएंगे और K पॉजिटिव यहाँ पर चले जाएंगे, तो हमारा सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा। सो इन दिस वे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क्स। तो हमारे घरों में भी सेल्स लगी होती हैं, इन्वर्टर्स हैं उनमें भी हमारी सेल्स हैं, तो वो ऐसे ही काम करती हैं। सो दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इस तरह से हमें किसी भी सेल की रिप्रेजेंटेशन लिखनी आ सकती है। नेक्स्ट, अब हम इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। नो, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, हमने इलेक्ट्रोड की बात करी है और हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी लेते हैं, ठीक है। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस set up between the electrode and its ions in the solution. This is called electrode potential। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की दो टाइप्स होती हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एज वेल एज रिडक्शन पोटेंशियल। अगर ऑक्सीडेशन हो रही है उस इलेक्ट्रोड पे, रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रहेगा, अगर रिडक्शन हो रही है तो रिडक्शन पोटेंशियल रहेगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म अगेन, SHE। व्हाट इज शी, इट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। SHE को हम एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इट इज ऑलवेज जीरो। ये भी आपका इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दिए होंगे तो आपने जीरो पर टिक करना है। तो SHE को हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। सपोज आपको कैथोड की जरूरत है, किसी में आपको कैथोड का इलेक्ट्रोड नहीं है, आप कैथोड इसको यूज कर सकते हो। अगर किसी में आपको एनोड की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप SHE को एज ए एनोड भी यूज कर सकते हो। अब हमने इसका नाम SHE ही क्यों रखा है, व्हाई इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड मींस हमने इसके अंदर सारी की सारी स्टैंडर्ड कंडीशंस यूज करी हैं। हमने इसके अंदर प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड लिया है जो कि नोबल है, रिएक्ट नहीं करेगा किसी के साथ। देन इसके अंदर हमने जो सॉल्यूशन लिया है दैट इज अ 1 मोलर HCl सॉल्यूशन, ठीक। देन उसके अंदर हमने जो टेम्परेचर अप्लाई करा है 298 एंड प्रेशर इज 1 बार। सो ऑल स्टैंडर्ड कंडीशंस, सो द नेम इज गिवन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और आप SHE को रेफरेंस लगा के जिस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर करते हो उसको आप क्या बोलते हो, E नॉट, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये थी हमारी SHE की। नेक्स्ट आवर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज नॉन्स्ट इक्वेशन। Now what is Nernst equation? Nernst is very very important equation और इसका 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है जो कि आना ही आना है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको MCQs में भी आ सकती है। नर्स्ट इक्वेशन के 4 ऑप्शंस आएंगे, आपको उनमें से चूज करना होगा, और इसका न्यूमेरिकल 3 मार्क्स में आता है और फिक्स है कि वो आना ही है, किसी न किसी फॉर्म में वो आपको न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है हमें, आप इस सारी वीडियो को 2 बार देखोगे तो आपको कंप्लीट चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इसको बहुत शॉर्ट में रिवाइज किया है, बहुत जल्दी से आप इसको ग्रास्प कर सकते हो। सो व्हाट इज नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन हमें क्या कहती है, it tells us the relationship between the electrode potential and the concentration of ions. Nernst equation, relationship between electrode potential, किस में रिलेशनशिप बता रही है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड concentration of ions in the solution.
So this is Nernst equation. ये इसकी definition होगी. What is Nernst equation? It tells us the relationship between the electrode potential and concentration of ions in the solution. अब इसका expression क्या है? Nernst equation E is equal to E naught minus RT upon NF ln M upon M positive. नो E क्या है आपका सेल पोटेंशियल, E नोट क्या है आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, R इज गैस कांस्टेंट, T इज टेम्परेचर, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, F इज फैराडे. फैराडे सभी को पता है क्या है. नाउ दिस इज M जो आपकी सॉलिड मेटल आपकी सॉलिड फॉर्म में है, दिस इज M जो आप मेटल आपकी एक्वस फॉर्म में है. इसी को हम थोड़ा सा इक्वेशन को और मॉडिफाई कर लेते हैं. E इज इक्वल टू E नॉट माइनस, ये सभी को पता है अगर हमें ln को नेचुरल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं 2.303 से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं. तो अभी हम वही करेंगे. हम इसको डायरेक्टली इसकी वैल्यूज, आज जो है आपका गैस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या रहती है 8.314, टेम्परेचर 298, F 96500, ये वैल्यूज रहती हैं. एन क्या है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सपोज आपने जिंक और कॉपर की सेल दी है तो उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज कितना हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने लूज किए, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए. तो अगर आपका जिंक कॉपर सेल है तो आप एन की वैल्यू क्या लिखोगे 2. तो एन आपने चेंज नहीं करना, वो तो आपकी इक्वेशन के साथ वेरी करेगा कि आपने किस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या क्या आपने सॉल्यूशंस लिए, किस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की आप बात कर रहे हो, तो एन की वैल्यू वेरी करेगी. तो अगर मैं बाकी सारी वैल्यूज फिल कर देती हूँ, आर की वैल्यू फिल कर दी, टेम्परेचर फैराडे फिल कर दिया और एलन को भी मैंने लोग में कन्वर्ट कर दिया, तो मेरी फाइनल इक्वेशन क्या बन जाती है. पहले तो हम इसको मैं एलन को पहले लोग में कन्वर्ट कर रही हूँ, आर टी एन एफ लोग M upon M positive solid metal upon aqueous metal. अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, अब मैंने इसकी सारी वैल्यूज इसमें फिल कर दी हैं. फिल करने के बाद मेरा क्या आंसर आता है, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.059 अपॉन N. अब मैंने सारी वैल्यूज फिल कर दी तो मेरा ये सोल्व करके आया है ये चीज log M अपॉन M पॉजिटिव. ये जो ब्रैकेट्स हैं इट रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन. तो आपको इस फॉर्मूले से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल आते हैं. ठीक है, दिस इज ई सेल और ये है आपका ई नोट सेल. ई नोट सेल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इट इज ई कैथोड माइनस ई एनोड. जो आपको कैथोड और एनोड की वैल्यूज दे रखी होंगी, उनके रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे होंगे, तो आपने ई कैथोड माइनस ई एनोड करके ई सेल निकाल लेना है. ठीक है, तो अगर आपके पास जिंक और कॉपर सेल है तो मैं इसके लिए मेरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ई नोट माइनस 0.059 अपॉन एन लोग जेड एन अपॉन कॉपर. ठीक है, अगर मेरे पास जिंक और कॉपर की सेल है तो मैंने यहाँ पर अपना ये एक्सप्रेशन लिख दिया. नाउ मैं अपनी इस इक्वेशन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे डिटरमिन कर सकती हूँ, तो यहाँ पर हमारा एक्सप्रेशन आ जाता है 0.059 अपॉन एन लोग के सी. ये जो चीज है, ये आपकी जो चीज है इसको हम क्या बोलते हैं के सी. तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग के सी. तो यहां से हम अपना के सी भी निकाल सकते हैं. ठीक है, आपको डायरेक्टली ऐसे भी आ जाता है, के सी निकाल के आप उसका लॉग की वैल्यूज आपको एग्जाम में दे रखी होती है. सो नो नीड टू वरी अबाउट ऑल दिस. तो ये 3 नंबर का न्यूमेरिकल और बहुत इजीली हमारा सॉल्व हो जाता है. एंड इट इज डेड श्योर कि ये न्यूमेरिकल आना ही आना है 3 मार्क्स में. 1 मार्क इसका होता है इस फॉर्मूले का, आपने ई नोट सेल निकालना है. ठीक है, उसके बाद बाकी आपका सॉल्व करके. तो यहां से आपने यहाँ पर, और अगर इक्विलिब्रियम पे है, क्योंकि हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी लिखा है, तो इक्विलिब्रियम पे आपका ई सेल क्या रहेगा 0. ई सेल आपका हो गया 0, तो आपने ई नोट सेल निकालना है. तो ई नोट इज इक्वल टू 0.059 अपॉन एन लॉग के सी. ठीक है, अगर आपने ई नोट कैलकुलेट कर लिया और आपको एग्जाम में केसी निकालना आ गया तो हम इसी फॉर्मूले से अपना केसी भी निकाल सकते हैं. इसी से रिलेटेड हमारा एक और भी है, हम केसी निकालने का हमारे पास एक और फॉर्मूला भी है, दैट इज फ्रॉम गिब्स एनर्जी. वो गिब्स एनर्जी से, दैट इज गिब्स एनर्जी आपने +1 में थर्मोडायनेमिक्स में सुना होगा. तो हम डेल्टा जी अगर आपको दिया है तो उसमें से आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log केसी. ठीक, तो हम यहां से अपना ये log केसी भी निकाल सकते हैं. ठीक है, तो ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये जो है नर्स्ट इक्वेशन है, इससे रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल आपको आएगा. नेक्स्ट हमारे जो
टॉपिक है दैट इज द इलेक्ट्रोलिसिस। हमने दो करी है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने करी है, नाउ वी विल डू इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोलिसिस, जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या है, हम एक सिंगल बीकर यूज करते हैं, उसमें हमने दो सेल्स यूज नहीं करनी है, सिंगल बीकर रहेगा, सेम ही एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन रहेगा, उसी के अंदर ऑक्सीडेशन होगी और उसी के अंदर ही आपकी रिडक्शन होगी। सो दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस। सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंस क्या है इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 हाफ सेल्स यूज होती हैं एंड इन इलेक्ट्रोलिसिस देयर इज ओनली 1 हाफ सेल, जिसमें आपकी एक ही कंप्लीट बीकर है, उसको हाफ सेल नहीं बोलेंगे हम, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होती है। तो इसी से रिलेटेड हमारे पास दो लॉज हैं जिनको हमने क्या बोला है, फैराडेज लॉज ऑफ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। दो लॉ दिए थे हमें फैराडे ने। सो व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे? फैराडे का फर्स्ट लॉ हमें क्या कहता है, द करंट पासिंग थ्रू जो आपका दैट इज W is directly proportional to the amount of electricity, करंट नहीं लिखेंगे हम, amount of electricity pass। आपके इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड पे आपका सब्सटेंस जो है वो डिपॉजिट होता है, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स is directly proportional to the quantity of electricity passed through it. This is Faraday's first law. The weight of substance liberated, W क्या है, weight of substance, the weight of substance liberated at electrode is directly proportional to the amount of electricity passed through it. Now Q किसके बराबर होता है, करंट, कितने टाइम में कितना करंट पास हुआ, तो हम यहाँ पर W इज इक्वल टू आई इंटू टी भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि ये प्रोपोर्शनैलिटी है, सो W इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को अगर हम हटा देते हैं तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, Z I T। नाउ व्हाट इज Z? Z इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसका नेम क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। नाउ इफ टाइम आपका 1 सेकेंड है, करंट आपका 1 एम्पियर है, तो हमारा W किसके बराबर आ जाएगा, Z के बराबर। नाउ व्हाट इज Z? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन हम दे सकते हैं, इफ 1 ampere current is passed in 1 second, then the amount of substance liberated is directly equal to the electrochemical equivalent. Now what is second law of Faraday? Second law of Faraday क्या कहता है, the weight of substance liberated at the respective electrodes is equal to their equivalent weight, is equal to their equivalent mass of the substance. The weight of substance liberated at respective electrode is equal to the equivalent mass of the substance and 1 Faraday जो है वो किसके बराबर होता है, 96500 कूलम। अगर आपके पास नंबर ऑफ n मोल्स हैं तो वो क्या आ जाएगा आपका n इंटू n6500। क्लियर? तो इससे रिलेटेड आपके 1 मार्क्स के न्यूमेरिकल हैं, 100% आना ही आना है, एमसीक्यूज में एक न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड आपका होगा ही होगा। सो अगेन इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो नेक्स्ट हमारी जो इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज कोरोजन। ये आपने लोअर क्लासेस में भी इसका नाम सुना होगा, कोरोजन, जंग लगना। बहुत सी मेटल्स हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं तो उनको सभी को, कॉपर को लगता है, सिल्वर को लगता है, कोरोजन होता है। और मोस्ट कॉमन मेटल जो हम घरों में यूज करते हैं दैट इज आयरन। आयरन को जब कोरोजन लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट, दैट इज द रस्टिंग। और रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3.XH2O। आपके पास कोई भी आयरन मेटल की चीज है, आप देखते हो खराब हो रही है, हम उसको बाहर रख देंगे, तो बाहर रखने के बाद अगर आप 2 मंथ्स 3 मंथ्स के बाद देखोगे कि आपके उसके ऊपर ब्राउन कलर की फ्लेक्स सी डिपॉजिट हो जाती हैं। वो जो ब्राउन कलर की फ्लेक्स हैं दैट इज रस्ट एंड हैविंग फॉर्मूला Fe2O3XH2O। सो आपके सिलेबस में है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। क्लियर? इलेक्ट्रोकेमिकल वे से हमने एक्सप्लेन करना है कि कोरोजन और रस्टिंग कैसे होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। तो जो भी हमारी कुछ ऐसी चीज है जो खराब हो चुकी है, जिसका पेंट वेंट उतर चुका है, तो अब वो क्या हो गया, वहां से कट हो गया, हमारी जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं डायरेक्टली हमारी मेटल के कांटेक्ट में आ गई हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी क्या कहती है कि आपके मेटल के ऊपर की जो इम्प्योरिटीज हैं, जो इरेगुलरिटीज हैं, दे एक्ट एज सेल्स, वहां पर सारे का सारा केमिकल रिएक्शन होता है। क्लियर? तो होना क्या है, उसमें से आयरन है, आयरन की ऑक्सीडेशन हो जाएगी। अब हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो वो क्या बनाएंगे, कार्बोनिक एसिड H2CO3। क्या बनेगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनता है। किस किस से बनता है, कौन कौन बनाता है, वाटर एंड
CO2। तो यहाँ से हमारे एसिड है तो यहाँ से हमारे H आयंस निकलेंगे। तो अब हमें इसके बारे में क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, हम बहुत ज्यादा डीप वो नहीं करेंगे, हमें वो चीज पता होनी चाहिए जो रेलिवेंट है, जिसके एग्जाम में इंपॉर्टेंस है। सो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग क्या कहती है, द impurities present on the surface of metal act as cells, that is the site of reaction। अब हमने कौन कौन से रिएक्शंस लिखने हैं, एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, और कैसे रस्ट बनता है। ठीक है, सबसे पहले हम लिखते हैं एनोड पे क्या हुआ, आपका आयरन था, इट चेंजेस टू Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब कैथोड पर क्या हो रहा है, कौन सा रिएक्शन हो रहा है कैथोड पर आपका, कैथोड पर है आपके पास कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड ने क्या रिलीज करा है, H आयंस रिलीज करे हैं। तो H आयंस ने क्या करना है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हैं एंड वी गेट हाइड्रोजन। ओवरऑल रिएक्शन हमारा क्या हो रहा है इसमें, ओवरऑल रिएक्शन में है हमारे आयरन के आयंस हैं, हाइड्रोजन के आयंस हैं, देन ऑक्सीजन है हमारे एटमॉस्फेयर में। नाउ वी गेट Fe2 पॉजिटिव एंड वाटर मॉलिक्यूल। ये जो अब हमारे पास फेरस है, इट नाउ गेट कन्वर्ट बाय अब्सॉर्बिंग ऑक्सीजन एंड वाटर, इट गेट कन्वर्टेड टू Fe2O3। तो और मॉइस्चर एब्सॉर्ब करेगा एंड देन इट विल गेट कन्वर्टेड टू रस्ट। सो इन दिस वे इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग टेक्स प्लेस और हमारी चीजों को जंग लग जाता है। नाउ सेल्स, बैटरीज, बैटरी वर्ड से आप बहुत ज्यादा फेमिलियर हो, क्या होती है बैटरी, सभी के घरों में इन्वर्टर्स लगे हैं, बैटरीज यूज करते हो। जब हमारी कोई बैटरी खराब हो जाती है, हम मार्केट में बैटरी लेने जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं कि हमें कैसी बैटरी चाहिए, कोई भी बैटरी हम उठा के ले आते हैं, नहीं, हम बैटरी लेने से पहले बहुत सारी चीजों की नॉलेज लेना चाहते हैं कि बैटरी कैसी है, इसका रेट क्या है, एक्सपेंसिव है कि नहीं, इसकी शेल्फ लाइफ है कि नहीं, इसकी वोल्टेज कम ज्यादा वेरी तो नहीं करती रहती है। तो हम वो बैटरी चूज करते हैं। हमारे पास बैटरी की एसेंशियल कंडीशंस क्या होनी चाहिए कि आपको कौन सी बैटरी आपको लेनी चाहिए। फर्स्ट, एक्सपेंसिव चाहे हो, थोड़ी एक्सपेंसिव हो, लेकिन उसके अंदर क्वालिटी जरूर होनी चाहिए। फर्स्ट, इट शुड बी लाइट वेटेड, कि आपको उठाने में प्रॉब्लम ना हो, ट्रांसपोर्ट करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। सेकेंड, इसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होनी चाहिए और इसकी जो वोल्टेज है वो वेरी नहीं, ज्यादा वेरी नहीं करनी चाहिए। सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट एसेंशियल कंडीशंस फॉर अ बैटरी, सो एज टू हम उसको कॉन्टिन्यूटी में हम उसको यूज कर सकें। अब ये बैटरीज जो होती हैं, सेल्स और बैटरीज वन एंड सेम थिंग, हम इनको सेल्स भी बोलते हैं, सेल्स एंड बैटरीज। अब बैटरीज जो है ये दो तरह की होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी बैटरीज क्या होती हैं, आप जब छोटे थे तो आप टॉयज लेकर आते थे मार्केट से, एक बार यूज किया, जब न्यू न्यू टॉयज होता है तो सबको बहुत ज्यादा क्रेज होती है, हम 2-3 दिन कॉन्टिन्यूसली उसको चलाते जाते हैं, अल्टीमेटली सेल खत्म हो जाता है एंड वी थ्रो इट। ठीक है, सो दीज सेल्स, जो हम सेल्स उसमें यूज करते थे उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी बैटरीज। प्राइमरी बैटरीज जो है दीज आर द नॉन रिचार्जेबल, उनको आप चार्ज नहीं कर सकते हो, एक बार खत्म हो गया देन हम उसको फेंक देते हैं। जो सेकेंडरी सेल्स क्या होती हैं, दीज आर द रिचार्जेबल सेल्स। क्लियर। तो प्राइमरी सेल्स में अगेन हमारे पास दो टाइप्स आती हैं, फर्स्ट इज ड्राई सेल, सेकेंड इज मर्करी सेल। सेकेंडरी में अगेन दो सेल्स आती हैं हमारे पास, लेड स्टोरेज सेल एंड निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल। तो हम इसका थोड़ा थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। आपको सेल्स के बारे में क्या पता होना चाहिए, एक तो इसेंशियल क्राइटेरिया कि आप क्या सोचकर अपनी सेल या बैटरी बाय करते हो। आपको इसमें एनोड पता होना चाहिए, आपको इसमें कैथोड पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट आपने कौन सा यूज करा है, ये इसेंशियल कंडीशंस हैं, एनोड, कैथोड एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइट, और ये आपके एमसीक्यूज में भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, इसी तरह आपको हम बारी बारी से अब लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं ड्राई सेल का, एनोड क्या है, कैथोड क्या है। आपने कई बार देखा होगा, आप मार्केट से सेल लेकर आते हो, छोटे छोटे से गोल गोल से सेल, इतने इतने से, तो हम कई बार जाते हैं पूरा पैकेट उठा के ले आते हैं, लेकिन उसमें से यूज नहीं हुए, जब हम यूज करने लगे हमने देखा हमारा सेल लीक हो गया है। तो इट्स, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि उसमें ऐसा क्या चीज होती है कि जो हमारा सेल है वो पड़ा पड़ा लीक होता है, हमने इसको यूज भी नहीं करा फिर भी वो लीक हो गया। तो सबसे पहले हम ड्राई सेल में देखते हैं कि ड्राई सेल में हमारा एनोड क्या है और कैथोड क्या है। तो चलिए, सबसे पहले हमारा जो ड्राई सेल है, इस ये जिंक का जो सर्कल ऐसा देखा होगा ना आपने, इस तरह का होता है छोटा सा सेल। तो ये जो चीज है, ये जो सिलेंडर है, इट इज मेड अप ऑफ जिंक। तो ये इटसेल्फ एक्ट एज एनोड। एनोड क्या है हमारा, जिंक का कंटेनर। ये हम ड्राई सेल की बात कर रहे हैं, जिंक कंटेनर।
कैथोड क्या है आपका, इसमें है कार्बन रोड सराउंडेड बाय पेस्ट ऑफ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड MgO एंड, ठीक, देन इलेक्ट्रोलाइट क्या है हमारा, इलेक्ट्रोलाइट इज अ पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। तो तीन चीजें हमें पता होनी चाहिए, एनोड, कैथोड एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइट। अब मैंने बात करी थी कि हमारा सेल पड़ा लीक क्यों हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रीजनिंग का आपका क्वेश्चन। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। आपका इलेक्ट्रोलाइट है अमोनियम क्लोराइड और ये एसिडिक होता है, सो इट करोड्स द सेल। जंग लग गया तो हमारा वो चीज जो है वो इलेक्ट्रोलाइट लीक हो गया तो सेल खराब हो गया, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं हम मरकरी सेल के ऊपर। मरकरी सेल में हमारा कैथोड एनोड क्या है, एनोड है हमारा जिंक Hg, दैट इज जिसमें साथ मरकरी का किसी भी मेटल के साथ कॉम्बिनेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, एमलगम। सो जिंक एमलगम। कैथोड क्या है आपका, पेस्ट ऑफ मर्क्यूरी ऑक्साइड विद कार्बन। इलेक्ट्रोलाइट क्या है आपका, पेस्ट ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड ZnO। तो ये थी, हमने बात करी है अपनी प्राइमरी सेल्स की। नाउ लेट्स डिस्कस सेकेंडरी सेल्स। सेकेंडरी सेल में आपको दो सेल्स बताई हैं, दैट इज अ लेड स्टोरेज सेल एंड निकल कैडमियम सेल। लेड स्टोरेज सेल का काफी बार हमारा क्वेश्चन आ चुका है कि अगर आप लेड स्टोरेज, आप मार्केट जा रहे हो, आपके पास दो सेल्स आपको दिखाई जा रही है, लेड स्टोरेज दिखाई जा रही है और निकल कैडमियम दिखाई जा रही है, तो आप कौन सा चूज करोगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेड स्टोरेज बैटरी। ये बैटरी कहाँ यूज होती है, ये ऑटोमोबाइल्स में यूज होती है, ऑटोमोबाइल्स एज वेल एज इन्वर्टर्स, सभी के घरों में इन्वर्टर्स होते हैं, तो ये ऑटोमोबाइल्स की है और इन्वर्टर्स की बैटरी है। तो अब हमारी जो इसमें हमने देखना है, हमारा एनोड क्या है, कैथोड क्या है एंड इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या है। इसमें एनोड क्या है हमारा, लेड। कैथोड क्या है हमारा, लेड की ग्रिड है, लेड ग्रिड पैक्ड विद लेड ऑक्साइड। इलेक्ट्रोलाइट क्या है हमारा, 38% सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद स्पेसिफिक डेंसिटी। इसकी डेंसिटी मेंशन रहती है। अब हमने बोला है ये हमारी चार्जेबल बैटरी है, ये हमारी तीन चीजें हैं। अब ये सेल जो है काम करना कब बंद कर देती है, मैंने बोला कि इसकी डेंसिटी कुछ स्पेसिफिक है। जब इसकी डेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है, हमारी सेल जो है काम करना बंद हो जाती है। हम क्या करते हैं, हमने देखा होगा हमारा इन्वर्टर खराब हो गया, हम भेज देते हैं उसको, फिर से वो चार्ज करके हमें बैटरी वापस दे देते हैं। तो ड्यूरिंग चार्जिंग वो क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो और उसकी डेंसिटी डालते हैं ताकि उसकी डेंसिटी कंप्लीट हो जाए। जब उसकी डेंसिटी फिर से कंप्लीट हो जाती है तो हमारी जो सेल है वो काम करना शुरू कर देती है। अब हमारी इसमें हमारा रिएक्शन कैसे होता है, तो इसका हमें रिएक्शन भी आना चाहिए। एनोड, कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, इसको हमने ऐड कर दिया है सभी को। हमारे पास क्या बना है, लेड सल्फेट प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। ये हमारा रिएक्शन होता है हमारी सेल के अंदर। जब हमारी सेल काम करना बंद कर देगी तो हम इसको भेज दिया चार्जिंग के लिए। सो ड्यूरिंग चार्जिंग आपका रिएक्शन क्या रहेगा, ड्यूरिंग चार्जिंग आपका ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। बिल्कुल बहुत ही इजी, कुछ भी नहीं करना आपने, सारा उल्टा जो यहाँ लिखा था रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना दो, प्रोडक्ट आपके रिएक्टेंट हो गए। सो दिस इज लेड स्टोरेज बैटरी। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं निकल कैडमियम सेल की। तो निकल कैडमियम सेल जो है इट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, क्लियर, बट इसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा है। तो हमें क्यों, दो आपके पास सेल्स हैं तो आपको दो क्यों लेनी चाहिए निकल कैडमियम सेल, बिकॉज इट इज हैविंग लॉन्ग शेल्फ लाइफ। चाहे ये एक्सपेंसिव है बट इसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा है। तो आपको ये वाली जो सेल्स जो मैंने आपको करवाई है इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, फ्यूल सेल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हर बार आया है। नाउ फ्यूल सेल क्या है, एक ऐसी सेल जिसमें हम कॉन्टिन्यूसली रिएक्टेंट सप्लाई करते जाते हैं और हमें कॉन्टिन्यूसली एनर्जी मिलती जाती है। सो व्हाट इज फ्यूल सेल, दिस इज a continuous source of energy because energy is produced by the combustion of reactants। तो हमारे इसमें रिएक्टेंट्स हम फ्यूल सेल में क्या यूज करते हैं, हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं
ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, एनोड हमारा एनोड कैथोड गिव राइज टू वाटर। तो ये सिंपल सा हमारे पास फ्यूल सेल है जिसमें हमारे एनोड और कैथोड क्या है, हमारे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और इसमें हम कौन कौन से फ्यूल ले सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यूज का क्वेश्चन भी आपका आता है कि आप फ्यूल सेल के अंदर कौन कौन से फ्यूल्स को कंबशन उसकी कर सकते हो, तो वो क्या क्या है। हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो, हाइड्रोजन एज ए फ्यूल, कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए फ्यूल, एंड मीथेन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। आप फ्यूल सेल में हम हाइड्रोजन के अलावा या कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा आप कौन सा फ्यूल यूज कर सकते हो। सो इन तीनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हो और ये रिएक्शन होता है हमारा फ्यूल सेल में। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फ्यूल सेल, व्हाई फ्यूल सेल इज प्रेफर्ड। अब आपने देखा है हमारे इस फ्यूल सेल में क्या हुआ, आपने कुछ ऐसी चीज यूज नहीं करी कि जिससे पॉल्यूशन हो, और जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो भी वाटर ही बना है। तो फर्स्ट हमारा इसका एडवांटेजेस क्या है। फर्स्ट एडवांटेज, इट इज पॉल्यूशन फ्री। सेकेंड, इट इज अ कॉन्टिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी, आप कॉन्टिन्यूसली फ्यूल सप्लाई करते जा रहे हो और कॉन्टिन्यूसली यू आर जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। थर्ड, थर्ड क्या है हमारा, इट इज हैविंग हाईली हाईली एफिशिएंसी, ये नॉर्मल सेल्स की कंपैरेटिवली 75% ज्यादा कैपेबल है और एफिशिएंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आई होप इट्स वेरी मच क्लियर टू यू। अगर आप इतना कर लेते हो आपको पूरे चैप्टर की नॉलेज हो जाएगी। ऑल द बेस्ट फॉर यू फॉर योर प्री बोर्ड एग्जाम्स, एंड दिस इज वेरी यूजफुल वीडियो फॉर यू, एंड स्टडी करिए और उसके बाद लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। थैंक्स टू ऑल।